In the previous class, we were discussing about the screw jack. It acts as a lifting machine, which basically works by rotation of a screw inside a nut. A lever is provided on the screw, and the screw itself climbs upwards. This was the actual screw jack. So when you rotate this lever by applying a force of P in the tangential direction, see, this is going to rotate in a circular fashion like this. So at this instance, if you see what is the direction of the effort P that you're applying, it will be tangential to this imaginary circle along which the lever is going to rotate. Now, looking at this figure, it took us a while to understand what is the meaning of this triangle. How did it come to be? From a simple machine that can lift even a car or even a truck. What does this triangle actually represent? So we understood that this small square box that we are showing is nothing but a small part taken out of the external thread. This slanting surface over which this box is resting is nothing but the internal thread of this nut over here. This holding nut has got internal threads. So if the internal threads are pulled outwards along the direction of your helix angle alpha. हाँ सर ये जो बॉक्स सा बनाया आपने, हाँ सर ये बॉक्स मतलब छोटा वाला क्यों लिया ये एक्सटर्नल थ्रेड इसका? अगर इसका इसको तो बड़ा बॉक्स बनाए, देखो मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए। अगर मैं चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक्सटर्नल थ्रेड तो सारे पॉइंट्स पे इंटरनल थ्रेड्स के साथ में कांटेक्ट में है। तो अगर मैं एक ऐसा स्लोप बनाऊं और इसके ऊपर पूरा ऐसा बनाऊं तो इसको समझना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए। और दूसरी बात है कि आप फिर इसके ऊपर रिएक्शन कहां पर बनाओगे, क्योंकि अगर आपने पूरा का पूरा बॉडी को लेकर के रिप्रेजेंट कर दिया तो हर पॉइंट पर रिएक्शन बनेगा। ये पूरी की पूरी बॉडी रेस्ट कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन को दिखाओगे कहां पे आप? तो इसीलिए अपन ने एक थ्रेड को लेने के लिए अपन ने क्या किया, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह काम करता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो बॉडी इसके ऊपर रेस्ट कर रही है, इसको एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह लेना चाहिए, लेकिन इससे अपनी मैथमेटिकल एनालिसिस में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने ये कहा कि भाई टोटल लोड W इसके ऊपर रखो, चाहे इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट करके इसके ऊपर रख दो, मैथमेटिक्स तो वही रहनी है, बस आपका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मैथमेटिक्स ओनली ये सिर्फ ऐसा काम किया जाता है, एक छोटा सा मतलब बॉक्स अपनी इच्छा से ले सकते हैं अपन इसको ऐसे? है। क्या बोल रहे हो? अपनी इच्छा से ले सकते हैं मतलब इसको ऐसे? हाँ, आपने इसको छोटा सा लिया है, अपनी इच्छा से हर चीज नहीं कर सकते वो मैथमेटिक्स में, यूनिफॉर्म है वो लेकिन इसीलिए। हाँ, यहाँ पर अपनी इच्छा से अपन ने ये छोटा सा पीस लेकर के अपनी एक कन्वीनियंस ये कर दी कि आपको एक रिएक्शन लगाने की जगह मिल गई, आपको वेट अप्लाई करने की, फ्रिक्शन को दिखाने की, इन सारी चीजों को अप्लाई करने का एक ही जगह पे सहूलियत मिल गई। ये देखो, अदरवाइज अगर मैं इसको पूरा ब्लॉक ऐसे ही इसके ऊपर ड्रॉ करता तो ये जो फोर्सेस हैं इसको आप कहाँ पे रिप्रेजेंट करते? हालांकि सच्चाई क्या है, इस पूरे स्लोप के ऊपर पूरी तरह से फैला हुआ है एक्सटर्नल थ्रेड। अगर ये एक इंटरनल थ्रेड है तो एक्सटर्नल थ्रेड पूरा इसके ऊपर बैठा हुआ है, एक बॉक्स की तरह नहीं है। लेकिन अपन आपने भाई अपन इसमें भी तो क्या करते हैं, जैसे कोई किसी चीज का अगर इंटीग्रेशन करना होता है तो एक स्मॉल वॉल्यूम या स्मॉल एरिया जैसे कुछ लेते हैं ना अपन। बोला कि भाई स्मॉल एरिया लाइक दिस, एक छोटा सा पीस कंसिडर कर लिया। तो अपन यही इस तरह के जब भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और अ फिनोमिनन
is applicable to the complete body, then it must be applicable also to a small piece of the body. समझ गए? तो इस फिलॉसफी यस के सर। बेसिस पे जब पूरे पे लागू हो रही है तो उसके छोटे टुकड़े पर भी लागू हो रही होगी, तो उसको यूज करते हुए अपन ने ये पीस ले लिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? यस सर, हो गया सर। ओके, नाउ सर हाँ एक और डाउट था इसमें। वो पूछो एम पूछो। में जो बताया था आपने, उसमें मतलब 2 पाई डी अपॉन पी था, सॉरी एच। अपन आएंगे अभी, अभी ये पूरा डेरिवेशन तो अपना बचा हुआ है, यहां पर आकर के आएगा मैकेनिकल एडवांटेज, ये मैं आपको डेवलप कराऊंगा पूरा, अभी आप वेट कर लो। अच्छा अच्छा। ठीक है। वो सर वो उस वीडियो में बताया था ना, आपने लास्ट में वीडियो बताई थी, उसमें बताया था ना एम में, हाँ इसलिए। वो इसमें देखा होगा आपने, ये देखो, इसमें देखा होगा हाँ मैकेनिकल इस वाली एडवांटेज वीडियो। का। हाँ उसको, अब उसको तो डिस्कार्ड कर दो, वो तो एक डिफरेंट ही वीडियो है। अच्छा अच्छा। उसका पर्पस तो सिर्फ एक स्क्रू जैक का वर्किंग दिखाना था। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अपन तो अपने नोट्स में जो दिया हुआ है उसी को डेवलप करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अभी आएगा। ओके, एनीवे, one thing we had understood from the previous lecture, that this length represents one coil of the thread. तो अगर ये आपका सर्कुलर शैंक है आपके स्क्रू का, और इसके ऊपर थ्रेड्स अगर यो, तो ये एक कॉइल हुआ या एक थ्रेड हुआ। इस एक थ्रेड को अगर आप खींच करके बाहर निकालें, तब ये ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल का बेस कैसे आया? बेस बनाने के लिए आपने बोला कि जैसे आपने एक स्क्रू थ्रेड को पूरे सर्क्यूमफ्रेंस से निकाला, उसी तरीके से अगर एक स्क्रू थ्रेड ना लेते हुए एक सिंपल सर्कुलर धागा इसके ऊपर बांध दें इस सिलेंडर पे, और इस धागे को खोल के बाहर निकालें, तो इस धागे की लेंथ कितनी होगी? वो पाई डी होगी। नाउ प्लीज नोट, द हीलिक्स इज वाउंड अराउंड द सिलेंडर वन टाइम, the circle is also wound around the cylinder one time. So therefore, when you stretch both of them outwards, these points will exactly meet each other with a vertical line like this. क्योंकि ये एक ही सिलेंडर से खींच के बाहर निकाले हुए हैं, तो हीलिक्स को खींचेंगे तो थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि ये ऐसे ही ऊपर की तरफ लिपटा हुआ है, और सर्कल चूंकि एक ही तरफ लिपटा हुआ है तो ये थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो पाई डी सर्कल को खींचने से बाहर निकला, और हीलिक्स को खींचने से ये एसी बाहर निकला, और इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको ये पता लगेगा, एक हीलिक्स जो है जब आपने खींच के बाहर निकाला, तो ये जो डिस्टेंस है इसको पिच कहा जाता है। तो एक पिच के बराबर की हाइट पे ये खड़ा होगा। ऑल दिस वॉज अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस डिस्कशन। ठीक है, अब देखो, अपन को पी पता है, पाई डी कहां से आया पता है, एल्फा हिलिक्स एंगल है ये पता है, एक्सटर्नल थ्रेड जब इंटरनल थ्रेड के ऊपर रेस्ट करेगा तो अपना लोड डब्ल्यू नीचे को एक्सप्रेस करेगा ये पता है, वर्टिकल रिएक्शन परपेंडिकुलर तो होगी सरफेस के, लेकिन कितनी होगी ये नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी तो आर नाम से इसको छोड़ दो। आर कितना भी हो, अगर वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है और सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है, देखो कितना भी ल्यूब्रिकेशन ग्रीस ऑयल सब डाल दो, फ्रिक्शन को जीरो नहीं किया जा सकता। फ्रिक्शन इज अ क्वांटिटी विच कैनॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो। अपनी धरती पे ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि फ्रिक्शन को जीरो किया जा सके, सो देयर इज ऑलवेज फ्रिक्शन। हाँ, कुछ केसेस में अपन न्यूमेरिकल कंफर्ट के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि assume that there is no friction, but unless stated specifically that friction is zero, you should never consider friction as zero. ठीक है, तो अपन ये मान रहे हैं कि फ्रिक्शन भी है इनके बीच में। तो फ्रिक्शन है तो चूंकि ये थ्रेड ऊपर को चढ़ने की कोशिश कर रहा है, या एक्सटर्नल थ्रेड ऊपर को स्लाइड कर रहा है, क्योंकि ये बॉडी ऊपर को चढ़ रही है ना आपकी, तो एक्सटर्नल थ्रेड ऊपर को स्लाइड करेगा तो ही ये वेट ऊपर को चढ़ेगा, अगर ये नीचे को स्लाइड करेगा तो वेट नीचे उतरेगा। सो एनीवे, when the body is attempting to slide upwards, and during that attempt
there is frictional contact between these two bodies here, and the force of friction will be expressed in the direction opposite to that of motion. तो म्यू इंटू आर नाम की जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी आपको पता है कि कहीं पर भी अगर एक बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आर पड़ रही होती है और आप उसको आगे को खींचने की कोशिश करते हो, देन द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन आर. तो अब अपने को ये पता लग गया कि ये म्यू आर नीचे को क्यों आ रही है. ठीक है, तो अब अपने को क्या क्या इस फिगर में पता है. ट्रायंगल मिल गया, अल्फा मिल गया, आर वी अंडरस्टूड, वेट वी अंडरस्टूड, म्यू आर वी अंडरस्टूड. नाउ देयर इज अ फोर्स पी डैश, ये अपन को नहीं पता. ये इन दोनों में डिफरेंस प्लीज नोट करें. ये जो पी है, दिस इज अ स्मॉल पी, प्रेफरेबली रिटन लाइक दिस वन रिप्रेजेंटिंग द पिच. इसकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर होगी. ये पी डैश जो है, ये कैपिटल पी डैश है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स, और इसकी यूनिट न्यूटन है. नाउ लेट अस सी कि ये पी डैश कौन सी फोर्स है, कहां से आई, और ये आपके एक्सटर्नल थ्रेड पे अंदर को ऐसे ही क्यों जा रही है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, नाउ लुक एट दिस इमेज. इस इमेज पे देखो, मैंने बेसिकली इस इमेज के अंदर क्या बनाने की कोशिश की है. मैंने आपका ये जो टॉप थ्रेड है, ये देखो, ये जो थ्रेडेड पार्ट है ना, इस थ्रेडेड पार्ट को बाहर निकाल लिया है, और उसके अंदर ये जो थ्रेड्स बनी हुई हैं, उन थ्रेड्स को भी गायब कर दिया है. तो कायदे से यहां पर आपको थ्रेड्स दिखनी चाहिए, लेकिन वो थ्रेड्स मैंने कन्वीनियंस के लिए अभी फिलहाल हटा दिया है. ठीक है, नाउ लुक एट इट. सबसे पहले टॉर्क का एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा आपको. इस एक्सप्लेनेशन पे भी आने से पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अ प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क. If I take a circular shaft which happens to have different diameters at different positions, like this. So consider a shaft which for a particular length has diameter d1, then for some further distance it has diameter d2, and then for the rest of the length it has diameter d3. But this complete shaft is one solid integral shaft. ठीक है, तो एक स्टेप्ड शाफ्ट भी कह सकते हैं. इस तरह की शाफ्ट्स आपने अगर नहीं भी देखी होगी तो आप इमेजिन जरूर कर सकते हैं कि ऐसी शाफ्ट हो सकती है. वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट इट. लेथ मशीन पे काट के बना सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स में शाफ्ट को. ओके, नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज, इफ आई अप्लाई अ रोटरी टॉर्क, टॉर्क तो सब लोग जानते हैं, टॉर्क इज द रोटरी इक्विवेलेंट ऑफ अ फोर्स. तो लीनियर मोशन में जैसे फोर्स होती है, रोटरी मोशन में टॉर्क होती है, और टॉर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर. और बेसिकली टॉर्क को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियली एक फोर्स लगा दो जो कि न्यूटन में होगी. वो टेंजेंशियल फोर्स ऑब्जेक्ट के सेंटर से अगर r डिस्टेंस पर है, जिसकी खुद की यूनिट मीटर होगी, तो टॉर्क इज सिंपली गिवन बाय दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेडियल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड हेंस द यूनिट ऑफ टॉर्क बिकम्स न्यूटन मीटर. यही है टॉर्क का कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली आप लोगों में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे, तो ये टॉर्क और मोमेंट जो है वो तो एक ही हो गई. बिल्कुल 100% एक ही चीज है. और ये मैंने बीच में, मेरे को ये तो याद नहीं कौन से लेक्चर में कहा था, बट in some previous lecture I have mentioned it, that moment of a force is also called as torque, specifically in those instances when the moment of a force causes actual rotation of some device. तो जैसे अगर एक खंबे पे मैं एक टेंजेंशियल फोर्स लगा करके खड़ा हो जाऊं तो वो खंबा रोटेट नहीं कर रहा, तब मैं उस केस में प्रेफरेबली ये कहूंगा कि आई एम अप्लाइंग अ मोमेंट ऑफ फोर्स.
लेकिन अगर एक डिस्क के ऊपर मैंने ऐसी टेंजेंशियल फोर्स लगाई तो वो तो डिस्क तो रोटेट करने लग जाएगी। तो उस केस में मैं कहूंगा कि आई एम अप्लाइंग अ टॉर्क। सो टॉर्क एंड मोमेंट आर वन एंड द सेम। द ओनली थिंग इज द मोमेंट हैज टू बी दैट ऑफ अ फोर्स। ठीक है। सो एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सिंस आई हैव अ सर्कुलर शाफ्ट हियर and if I apply a torque T at the top end of the diameter, यानी कि D1 डायमीटर वाला जो पार्ट है शाफ्ट का, उस पे पकड़ के मैंने T अमाउंट ऑफ टॉर्क से इस शाफ्ट को घुमाने की कोशिश की। और कोशिश तो क्या करी, टॉर्क बोल रहा हूं तो मतलब है कि घूम भी रहा है। सो इट इज रोटेटिंग नाउ। ठीक है। एंड नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि जब ये टी टॉर्क से शाफ्ट घूम रहा है तो मुझे ये बताओ कि मेरे को इस पॉइंट पे, ये देखो इस पॉइंट पे मेरे को कितना टॉर्क मिल रहा है। तो आई एम आस्किंग यू द टॉर्क एट द सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ द शाफ्ट वेयर द डायमीटर इज D3। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि ये भी बताओ कि ये D2 डायमीटर के सरफेस पे मुझे कितना टॉर्क मिलेगा। तो अगर मैं यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर के बराबर टॉर्क लगा करके इसको घुमा रहा हूं, और ये पूछा कि मेरे को यहां पे टॉर्क कितना मिलेगा और यहां पे टॉर्क कितना मिलेगा, तो इसका आंसर है 10 10। और इसको आंसर को फर्दर मैं एक्सपेंड कर दूं तो मैं ये बोलूंगा कि आप इस शाफ्ट के आगे कितने भी और टुकड़े लगा दो, शाफ्ट के कितने भी डायमीटर के, कीप ऑन एडिंग डिफरेंट डायमीटर्स बियॉन्ड दिस शाफ्ट, और ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहो कि यहां कितना मिलेगा, यहां कितना मिलेगा, यहां कितना मिलेगा, यहां कितना मिलेगा। और इवन ये भी पूछ सकते हो कि इस शाफ्ट के पीस के कोने पर ही नहीं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि शाफ्ट के पीस के अंदर कितना टॉर्क मिलेगा। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ एक ही है, 10 न्यूटन मीटर ही मिलेगा। तो अगर एक शाफ्ट, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर किसी टॉर्क के साथ रोटेट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पे, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, द द क्वांटिटी ऑफ टॉर्क एप्लीकेबल और अवेलेबल इज इक्वल टू द सेम वैल्यू दैट वाज अप्लाइड एट एनी अदर पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, टॉर्क जो है एक रोटरी ऑब्जेक्ट के लिए हर जगह पे सेम मिलेगा आपको। अब इस कॉन्सेप्ट को ले जा करके अपन अब यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखो, तो मैंने ये कहा ये लीवर है मेरा, इस लीवर को मैंने इस स्क्रू थ्रेड के ऊपर फिक्स कर दिया है, तो अब ये लीवर और ये थ्रेड एक ही क्वांटिटी बन गए। ठीक है। अब मैंने कहा कि इस लीवर के टिप पे मैं अपने हाथ से पी फोर्स लगा रहा हूं, पी एफर्ट लगा रहा हूं। आपने देखा था ना, स्पैनर लगा करके एक आदमी अपने हाथ से रोटेट कर रहा था। सो दिस पी इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ अ हैंड इन द केस ऑफ अ स्क्रू जैक। तो आपने पी फोर्स लगाई, और पी फोर्स जहां पे लगी थी वहां से लेकर के थ्रेड के सेंटर तक की डिस्टेंस एल है, और इन अदर वर्ड्स द जनरल लेंथ ऑफ द लीवर इज गिवन एज एल। तो मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना टॉर्क लगा रखा है अभी, तो क्या जवाब होगा आपका, बताओ। P12। P into L, as simple as that. So P into L, where L is the length of lever and P is the effort applied by you. तो ये P आपको पता है, you already know, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, so you know how many newtons of force you are applying on the lever to lift the load। और length of the lever नाप लो, तो ये भी पता है। तो आपको पता है कि आप कितना टॉर्क लगा रहे हो, because you know what is the value of P that you are applying and what is the value of length, which is the length of the lever, which can be measured using a simple scale or an inch tape। तो आपको पता लग गया कि टॉर्क तो आप T लगा रहे हो। अब ये देखो, चूंकि ये लीवर, ये बोल्ट का हेड और ये स्क्रू बोल्ट खुद पूरी की पूरी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गए हैं, एक साथ घूम रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बॉडी है, ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर से टेंजेंशियली टच करते हुए एक फोर्स मैं अज्यूम कर सकता हूं, कोई पी डैश फोर्स जा रही है, और इस बॉडी का डायमीटर अगर डी है,
तो इसका रेडियस होगा d/2। अब इस फिगर को देखो, इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये देखो, मैंने ये कहा कि लेंथ l है, पी एल है, तो टॉर्क अपना p इंटू एल हो गया, जो कि मैं लगा रहा हूं। ठीक है, तो अब और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को इस टिप पर भी टॉर्क टी ही मिल रहा होगा? ये मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? ये बताओ। यस सर। है ना? अभी जो कॉन्सेप्ट अपन ने टॉर्क का समझा कि ये पूरी बॉडी एक है, तो अगर मैं इधर फोर्स पी लगा करके टी टॉर्क को जनरेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इस सिलिंड्रिकल स्क्रू वाले पार्ट पर मेरे को इस पॉइंट पर भी टी टॉर्क ही मिलेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो आपने कहा कि भाई ये एक रेडियस के बराबर है, तो इस पूरी ऑब्जेक्ट का डायमीटर कितना है? डी है। तो रेडियस कितना हो गया? d/2 हो गया। अब आपको यह जानना है कि अगर इस पॉइंट पे मेरे को टॉर्क टी प्राप्त हो रहा है, तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। प्लीज, आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। मैंने ये कहा कि इस पॉइंट पर टी तो प्राप्त हो ही रहा है, टॉर्क, और ये पॉइंट सेंटर से d/2 डिस्टेंस पर है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर टी टॉर्क यहां लग रहा है, जो कि इसको घुमाने की चेष्टा कर रहा है, और ये पॉइंट d/2 डिस्टेंस पर है, रेडियली परपेंडिकुलरली सेंटर से, तो मेरे को इस पॉइंट पे ये p डैश यानी कि ये जो फोर्स है, ये कितना प्राप्त हो रहा होगा। सो कैन आई से दैट दिस p डैश or the unknown force being applied at this tangential टू टी point, अपॉन डी। it will be t divided by d/2। सही है क्या? यस सर। ये 2t/d बन जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको आपके ही द्वारा लगाई गई फोर्स P पता है, L पता है, तो इसका मतलब आपको T पता है। आपको T पता है और आपको ये डायमीटर भी पता है, तो इसका मतलब अब आपको ये पता लग गया कि ये P डैश क्या चीज है। एंड फ्रॉम हियर वी विल गो बैक टू आवर फिगर। अब अपन को ये भी पता है कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब देखो कि ये अप्लाई ऐसे कैसे हो रही है, ये और समझ लेते हैं। इसके लिए भी एक फिगर मैंने बनाया है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ये देखो भाई, आपने जो फोर्स पी डैश के बारे में डिस्कशन किया, वो इस पॉइंट पे जैसे अपन ने अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग यू द फ्रंट व्यू ऑफ द थ्रेड। ठीक है, तो एक थ्रेड ले लिया है मैंने, और यहां पर मैंने कहा कि ये पी डैश ऐसे टेंजेंशियली अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये देखो, ये फिगर देखा आपने, ये टेंजेंशियली जा रही है। तो इसका मतलब है अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, यहां से अगर आप इसको व्यू करोगे, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये पी डैश ऐसे सामने को जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपके थ्रेड का डायरेक्शन कैसा है? थ्रेड जो है वो अल्फा एंगल पे बैठा हुआ है। ये जो लाइन है, दिस इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये थ्रेड के डायरेक्शन में नहीं लग रही है पी डैश, ये तो आपके डायमीटर अगर ऐसा है तो इसके अलोंग यूं जा रही है पी डैश। ठीक है, अब देखो, ये तो एक्सटर्नल थ्रेड था। एक्सटर्नल थ्रेड आपके, ये वायलेट कलर में मैंने इंटरनल थ्रेड बनाई है, ये इंटरनल थ्रेड के ऊपर बैठा हुआ है एक्सटर्नल थ्रेड। जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि पूरा थ्रेड के ऊपर बैठा हुआ है। ये देखो, और इस पूरे थ्रेड में से अपन सिर्फ इतना सा पीस कट कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप ये बताओ कि इस पीस पर, ये देखो यही पीस है वो, इस पीस पर पी कैसे लग रहा था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, और आपका अल्फा कैसे बैठा है? ऐसे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अपन ये जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस ट्राइंगल पे अपन ने इस पीस को बनाया था यों, और पी डैश जो है वो यों नहीं लगेगी। वो कैसे लगेगी? वो हॉरिजॉन्टल ही लगेगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी डैश, दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ पी डैश। ये समझ में आया क्या आपको? ये यस सर। सही बात। ये देखो, यहां से उठाते हुए चलो आप, तो आपको ये देखना है कि पी डैश जो है, ये आपके एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड के पीस पे परफेक्टली एक्स डायरेक्शन में लगेगी।
तो अगर यहां पर लिया हूं मैं उसको, तो पी यहां लगेगी, ये देखो बिल्कुल सीधे लग रही है, इस डायरेक्शन में नहीं लग रही है, अल्फा के डायरेक्शन में नहीं लग रही है। अब इधर मैंने बना लिया। अब यहां पर ये पर्पल कलर का टूथ बनाने की जगह मैंने इसको एक रैंप बना दिया, रैंप के ऊपर ये बैठी हुई है, तो अभी भी ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लगेगी, तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पी बना दिया मैंने। अब इस फिगर पे आ जाओ, सॉरी, इस फिगर पे भी आ जाओगे, तो ये पी डैश जो है ये हॉरिजॉन्टली लगेगी। ये वही चीज है, ये देखो ये लाइन अब क्या है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल टूथ, यानी कि दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग, एक सेकेंड, दिस टूथ, this piece or the box is representing this tooth, ये रहा, ये बॉक्स रखा हुआ, ठीक है। और बॉक्स पे परफेक्ट एक्स डायरेक्शन में पी डैश लगाना है आपको, तो आपका जो बॉक्स यहां पर बैठा हुआ है उस पे परफेक्ट एक्स डायरेक्शन में पी डैश लगेगी, तो यूं आएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? यस सर। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट्स अपन ने 2.5 क्लास ले लिए इसको समझने के लिए, बट द थिंग इज, आप लोगों को अपनी इंजीनियरिंग की जिज्ञासा शांत कर लेनी है कि अपन को ये पूरी चीज समझ में आ गई कैसे डेवलप की गई है। ये फिगर, बस आपने स्क्रूजैक का फिगर बनाया, ये फिगर बनाना आना चाहिए भाई आपको, यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, ये वाला फिगर भी बनाना है और ये फिगर भी बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ बोथ द फिगर्स टू डेवलप योर डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन अच्छा खासा लंबा है, तो अच्छे खासे नंबर का भी आएगा, मगर एक बार आपने इसको पूरा समझ लिया तो आपको इसके डेरिवेशन करने में मजा ही आएगा। बट द थिंग इज, इन योर एग्जामिनेशन प्लीज डू नॉट एक्सप्लेन हाउ यू ऑब्टेन्ड दिस ट्राइंगल, ये कोई नहीं पूछता आपसे, और कहीं पर भी कोई कंपल्शन नहीं होता कि भाई हमें तो एक एक चीज बताओ, पी डैश कहां से आई, डब्ल्यू कहां से आई, आर कहां से आई, पाई डी कैसे आया, पी कैसे आया। आप तो बस ये लिख दो, ये ट्राइंगल क्या चीज है, अ सिंगल स्क्रू थ्रेड स्ट्रेटेंड आउट एज लाइन एसी, और उसके ऊपर ये चीज बना करके आप ये सारे पैरामीटर्स लिख दो। ठीक है, अब अपन को पता लग गया कि ये सारे फोर्सेस कहां कहां पर और कैसे कैसे लग रहे हैं। अब अपन को क्या करना है, अब इसके आगे का डेरिवेशन देखो, अब इसके आगे का डेरिवेशन मैं आपको लिख करके कराता हूं। दिस इज अल्फा। अब एक एक फोर्स लेके चलते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन, अपना एम क्या है, अपना एम ये है कि वी हैव टू रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके पीछे एक रीजन है, ताकि अपन एक रिलेशनशिप डेवलप कर पाए। अभी जिस कंडीशन में है ये फोर्सेस कहीं पर भी लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन W को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। W नीचे को लग रहा है, तो अगर W यहां पर लग रहा है, तो ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा। ये देखो, मैं सिर्फ एक ही फोर्स लेके चल रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखो, सिर्फ W को लिया मैंने अभी, it is acting downwards, and now I want to resolve it along this plane and perpendicular to the plane। ये मेरा पर्पस है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये एंगल कितना है, पहले तो ये बता दो। 90 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा, अल्फा। दिस विल बी अल्फा। 90 माइनस अल्फा तो ये एंगल होगा, और अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये फिर से अल्फा हो जाएगा, राइट। यस सर। दिस इज अल्फा। तो अब मेरे को एक एंगल मिल गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं अगर रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये तो हो जाएगा W cos अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा W sin अल्फा। ठीक है क्या? ये 90 डिग्री है, देखो, अल्फा ले लिया, W cos अल्फा
अल्फा के डायरेक्शन में, और दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा W साइन अल्फा। आई एम रिजॉल्विंग W। ठीक है, क्लियर नहीं हो तो बता देना आप। सर ये देखो, ये ऐसा ही काम है, आप इसको ऐसे देखो। सर अल्फा वाला नहीं समझ में आया, अल्फा कहाँ से आया? ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो मैं वापस से बता देता हूँ। ये 90 डिग्री है, W नीचे को एक्ट कर रहा है, और ये अल्फा है। ठीक है, अब अगर ये अल्फा है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा ही होगा। और अगर ये 90 है और ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना होगा? अल्फा। क्लियर हो गया? यस सर। वही अल्फा आ रहा है यहाँ पे, ये रहा, दिस वन। अब मैं ये कह रहा था कि आपने W को रिजॉल्व कर लिया है दो डायरेक्शंस में। ठीक है, तो एक, ये आपके पास परपेंडिकुलर सेट का W नीचे को जा रही थी और यहां पर अल्फा था, तो आपने ये कह दिया कि ये W cos अल्फा होगा और ये W sin अल्फा होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाली फोर्स लेते हैं अपन, P डैश। वापस से मैं रैंप बनाऊंगा। इस पॉइंट पे P डैश यहां लग रही है, एंड आई हैव टू रिजॉल्व P डैश along these two directions। अब ये बताओ, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना है? ये भी अल्फा ही है। अच्छा। ठीक है, अब देखो, मेरे को इसको इस तरीके से रिजॉल्व करना है। ये कितना होगा? पी डैश और ये पी डैश हो गया, ये भी रिजॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है, इस फिगर को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि ये नीचे को जो कंपोनेंट आ रहा है P डैश का, दिस इज P डैश साइन अल्फा, और ये ऊपर को एक कंपोनेंट जाएगा इसका, विच इज P डैश कॉस अल्फा। ये भी रेजोल्यूशन हो गया। और देखें कौन कौन सी फोर्सेस हैं। W हो गया, P डैश हो गया। R जो फोर्स है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? रिएक्शन जो है, ये ऑलरेडी नो अपनी सर। उस डायरेक्शन में है जिधर को अपन रिजॉल्व करना चाहते हैं, ये ऑलरेडी इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये भी हो गया। म्यू आर को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। म्यू आर भी ऑलरेडी उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में अपन फोर्सेस को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके बेसिकली कंपोनेंट्स जो हुए थे वो W के और P डैश के हुए थे। R और म्यू आर दोनों ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन जो अपन ले रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी सिचुएटेड है। सो नाउ लेट अस गो बैक टू आवर इमेज एंड ब्रिंग ऑल द फोर्सेस टुगेदर। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक ऐसा फिगर बना रहा हूं जिसमें मैं सारे कंपोनेंट्स को एक साथ ही लेके आ रहा हूं। इस पॉइंट से रिएक्शन ऊपर को एक्ट कर रही है। ठीक है, हालांकि रिएक्शन यहां पहले नीचे था, लेकिन मैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से इस रिएक्शन को लाइन ऑफ एक्शन पे ऊपर ले जाके भी रख सकता हूं, दैट इज अलाउड फॉर मी। तो मैंने रिएक्शन को आगे सरका के रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं की, लाइन ऑफ एक्शन भी चेंज नहीं की, तो रिएक्शन यहां पर आ गया। म्यू आर को यहां पर जो था उसको यहां पर ही प्लेस कर देता हूं, और देखो दो कंपोनेंट कौन से बने थे। W का कंपोनेंट बना था W साइन अल्फा नीचे की तरफ, तो ये एक कंपोनेंट और यहां पर बना देता हूं, दिस इज W साइन अल्फा। ठीक है, और W का दूसरा कंपोनेंट किधर को लग रहा है? रिएक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में W cos अल्फा नीचे को।
तो ये बनाया मैंने नीचे को रिएक्शन के ऑपोजिट W cos अल्फा। अब P डैश के रेजोल्यूशन की बात करें तो स्लोप के ऊपर को चढ़ रहा है P डैश cos अल्फा, तो ये बना दिया मैंने P डैश cos अल्फा। और वापस से रिएक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स दिख रही है P डैश साइन अल्फा, तो मैं इसको इसके आगे बना देता हूं एंड आई विल नेम इट एज P डैश साइन अल्फा। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किया है मैंने, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन भी नहीं करता, आपको सिर्फ यही बोल के छोड़ देता, प्लीज रिजॉल्व ऑल द गिवन फोर्सेस इन दिस फिगर ईदर अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस स्टेटमेंट के बाद ये काम जो मैंने यहां पर किया है, ये आपको खुद ही करना आना चाहिए, ठीक है? बट एनीवे सर आपने इंक्लाइन प्लेन को सर आपने स्मूथ सरफेस कंसीडर नहीं किया है ना? नहीं, इंक्लाइन प्लेन स्लोप्ड है ना, ये रहा अल्फा है ये, लेकिन मैं रेजोल्यूशन जो कर रहा हूं वो इन दोनों के अलोंग कर रहा हूं, इंक्लाइंड प्लेन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेजोल्यूशन कर रहा हूं। देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक एक्स और वाई एक्सिस आपको दी हुई हो सकती है, और आपको एक फोर्स या एक वेक्टर भी दे रखा हो सकता है, लेट अस से पी। लेकिन अगर मैं आपसे ये डिमांड करूं कि मेरे को इस एक्स और वाई पे नहीं चाहिए, मेरे को इनके अलोंग चाहिए, एक नया वर्टिकल प्लेन बनाया और एक नया हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, और बोला कि मैं तो इसको y और इसको x मान रहा हूं, इसको और इसको नहीं मान रहा, और मैं बोल रहा हूं कि मेरे को इस p का रेजोल्यूशन इस x पे और इस y पे चाहिए, तो आप इस पे भी कर सकते हो। आपको बस इस x के साथ p का एंगल चाहिए, अब रिजॉल्व कर लो। तो आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किसी भी इंक्लाइंड प्लेन या नॉन इंक्लाइंड प्लेन कहीं पर भी कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको? हाँ सर मैं वैसे तो म्यू आर के लिए पूछ रहा था, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स वाला सीन है सर, इसके बारे में पूछ रहा था मैं। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो आप? सर मतलब इसलिए पूछ रहा था मैं कि सर इंक्लाइंड प्लेन है तो अपन स्मूथ नहीं कंसीडर कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, इस वजह से तो फ्रिक्शन अपन ले रहे हैं। स्मूथ सरफेस पे थोड़ी ना ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हो, ये रफ सरफेस है और इसके बीच में फ्रिक्शन को अपन कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए फ्रिक्शन की म्यू आ रही है, ठीक है? यस सर। ओके, अब अपन ने ये सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है, तो ये देखो, एंड नाउ प्लीज लिसन केयरफुली टू मी। When all these forces are present, देखो ऊपर को R है, नीचे को W cos अल्फा और P डैश साइन अल्फा है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर को चढ़ती हुई P डैश cos अल्फा है और नीचे को W साइन अल्फा और म्यू आर है। तो 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस हैं। ये 6 फोर्सेस एक साथ आपके इस बॉक्स पे एक्ट कर रही है, और अपन अब एक ऐसी सिचुएशन अज्यूम करेंगे जहां पर कि आपने इस हैंडल पे फोर्स लगाया, और इधर फोर्स लगाने से इस सिलेंडर पर टेंजेंशियल फोर्स जनरेट हुआ P डैश, और इस P डैश के जनरेट होने से ये ब्लॉक जस्ट ऊपर को चढ़ने जा ही रही है, दैट इज द मोशन इज जस्ट इंपेंडिंग। तो उस कंडीशन में यू कैन कंसिडर a situation of equilibrium। देखो, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं लोगे तो फिर आप इक्वेशंस नहीं बना सकते। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो, और ऐसा करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेनी ही पड़ेगी। अगर इक्विलिब्रियम नहीं लिया तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जनरेट हो गया तो उसके बाद फिर आपकी इक्वेशन तो बन जाएगी, लेकिन फिर वो न्यूटन सेकंड लॉ से बनेगी, ठीक है? वो अपन बाद में सीखेंगे, अभी आपके सिलेबस में है वो सब। So anytime a static equation needs to be developed, you have to consider the condition of equilibrium। और इक्विलिब्रियम में आपने यही तो कंसिडर कर लिया है कि बस मैं अब इतना फोर्स मैंने लगा के रखा है कि वेट मेरा लिफ्ट तो हो ही गया है, बस अब मैं एक नन्हा सा फोर्स और आगे को लगाऊं तो ये वेट ऊपर को उठना चालू हो जाएगी। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि अगर वेट उठना चालू नहीं हुई और जस्ट उस कगार पर है कि बस अब उठने ही जा रही है,
लेकिन अभी फिलहाल नहीं उठ रही, तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं अपन। तो यानी कि उस बिल्कुल मतलब कगार पे जाकर के इक्विलिब्रियम जो है आपकी, उसको मेजर करते हुए अपन ये मान रहे हैं कि अभी चूंकि ये पॉइंट ना तो ऊपर को चल रहा है ना नीचे को चल रहा है, ना इधर को जा रहा है ना नीचे को घुस रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट की इस डायरेक्शन की जो फोर्सेस हैं, इस डायरेक्शन की फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही होगी, और इस पॉइंट की इस डायरेक्शन की जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस भी आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही होगी। तो कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आई कैन से पहली इक्वेशन तो बनेगी R इज इक्वल टू W cos अल्फा प्लस P डैश साइन अल्फा। ये कह सकता हूं क्या, देख के बता दो। यस सर। यस सर। अब दूसरी इक्वेशन आप बताओ। म्यू आर इज प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी डैश कॉस अल्फा। वेरी गुड। म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू P डैश कॉस अल्फा। ठीक है, ये दो इक्वेशन समझाने तक आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई। अब अगर आपको यहां तक आप लोग सेटिस्फाइड हो कि ये दो इक्वेशन कैसे मिल गई, तो अब मेरे को कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब अपन सीधे अपने डेरिवेशन पे आ जाते हैं। ये देखो, अपन ने यही डेवलप कर रखी है, P डैश कॉस अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। ये अपन ने ले लिया, यहां पर देख लो, P डैश कॉस अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। और देखो दूसरी इक्वेशन है R और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू W cos अल्फा प्लस P डैश साइन अल्फा। ये भी ले लिया, R इज इक्वल टू W cos अल्फा प्लस P डैश साइन अल्फा। अब आप लोग मेरे साथ साथ यहीं पर फॉलो कर लो। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को पकड़ा और यहां पर जो R बैठा है, इस R के अंदर ये R का ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये समझ में आया आपको? ये स्टेप्स आपको डेरिवेशन के तौर पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सो दिस होल थिंग इज कैपिटल आर। तो इस कैपिटल आर को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, जहां पर फर्स्ट इक्वेशन में आर बैठा था। देखा आपने? तो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस बिकम्स दिस। तो W साइन अल्फा एज इट इज आ गई, म्यू के साथ में R मल्टीप्लाई हो रहा है, तो म्यू के बाद में ब्रैकेट लगा करके ये पूरी क्वांटिटी लिख दी जो कि R है। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड तो वही रहेगा, P डैश कॉस अल्फा। सो दिस इज P डैश कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्या किया, ये समझ में आ गया ना आपको? यस सर। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई चीज ना समझ में आए तो आप इमीडिएटली मेरे को टोक लेना, वरना मैं तो बोलता ही चला जाऊंगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब ये दो इक्वेशन नहीं रही, आपने इस R को यहां पे डाल दिया, तो अब एक ही इक्वेशन रह गई बस अब। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं। अब मैंने देखा कि ये कैपिटल W और कैपिटल W को कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन लिया तो ये रह गया साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। ठीक है, ये बन गया। और ये P डैश साइन अल्फा इंटू म्यू को राइट साइड पे ले गया, तो ये माइनस हो गया। और राइट साइड में ले जा करके उसमें से P डैश को कॉमन निकाल लिया, तो P डैश इंटू कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा बन गया। तो ये बेसिकली रीअरेंजमेंट है, इसमें इतना ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह दूं कि लुक एट दिस इक्वेशन, रीअरेंज इट, गेट दिस इक्वेशन, इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या किया है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट ऑफ फ्रिक्शन एंगल। क्या आप में से किसी को भी फ्रिक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट याद है क्या? आई एम प्रिटी श्योर कि ये आपको 12th क्लास में, नहीं तो कई केसेस में 9th क्लास में भी पढ़ा देते हैं। ये तो फ्रिक्शन एंगल आपको पता है या नहीं पता है, ये बता दो। फ्रिक्शन एंगल क्या चीज होती है? नो सर। पता है आपको? नो सर, नहीं पता, याद नहीं। ओके, लुक एट दिस।
एक सॉलिड सरफेस which is rough, a load whose surface is also rough, W, is kept on the surface. तो जैसे ही आप सरफेस रखोगे, अब सरफेस और सरफेस जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, चाहे वो रफ हो चाहे स्मूथ हो, नॉर्मल रिएक्शन तो बनेगा ही बनेगा। अब उसके बाद अगर आप इसको किसी फोर्स लगा करके खींचने की कोशिश करो तो इसके पीछे को फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर भी जनरेट हो जाएगी। सो द अबव फोर्स इज आर, द बैकवर्ड फोर्स इज म्यू आर। अब इन दोनों को एक वेक्टर मानते हुए एक वेक्टर डायग्राम बनाया जाए, म्यू आर इधर रखें और आर को इधर रखें। प्लीज नोट, यहां पर मैं किसी इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सिंपली शोइंग टू फोर्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब उसके बाद आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया और ये रिजल्टेंट बना दिया। ये रिजल्टेंट कितना होगा इससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, आई डोंट वांट टू नो। ऑल आई वांट टू नो इज आर फोर्स और म्यू आर फोर्स का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आर फोर्स के साथ में कितना एंगल बना रहा होगा, उसको मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम देता हूं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब आपको इससे भी मतलब नहीं है कि आप कितनी फोर्स लगा के इसको खींच रहे थे, नहीं मतलब। आपको इससे भी मतलब नहीं है कि आर कितना है, आपको इससे भी मतलब नहीं है कि म्यू कितना है। नो, ऑल दैट यू आर इंटरेस्टेड टू नो इज कि अगर मैं रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को साथ में लेकर के उसका रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करूं और रिजल्टेंट जब बन जाए तो ये चेक करूं कि रिजल्टेंट के साथ मेरा आर फोर्स का कितना एंगल, यानी कि रिएक्शन का कितना एंगल बन रहा है, देन दिस एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आप सोचोगे कि यार ये इतना टेढ़ा मेढ़ा और हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, पूछो। डाउन हो जाता था हैं सर वो आयुष, एकदम हो जाता। कोई डाउट है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है सर। नेटवर्क कम नहीं है उसका। अच्छा, उसका नेटवर्क, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को तो सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, तो आप ये सोच रहे होगे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट क्यों बना रखा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए। इसका जो कॉन्सेप्ट है अपन फ्रिक्शन वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ you remember the definition of angle of friction. Angle of friction phi, it is represented by phi, is the angle made between the normal reaction and the resultant of normal reaction and frictional force mu r. इस चीज को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब अगर मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को इधर, इसका यार ये, चलो, तो अगर ये लाइन की लेंथ म्यू आर है तो ये भी म्यू आर ही होगी, और इस लाइन की लेंथ कैपिटल आर है। तो अब मेरे को बताओ कि tan ऑफ फाई कितना है, इस फिगर में देख के बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan फाई। एनीबॉडी? म्यू म्यू सर म्यू हो जाएगा। म्यू आर अपॉन आर, आर और आर कैंसिल हो गए तो म्यू हो गया। तो अब अपन को एक नई इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि अगर आपके सरफेसेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई मानते हो तो म्यू को हमेशा tan फाई लिया जा सकता है। You can always consider mu as being equal to the tangent of angle of friction phi. तो ये एक रिलेशनशिप जो है इसको रट भी सकते हो आप, और अब पूरी जिंदगी भर के लिए ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर हो गया आपको। mu is tan phi always where phi is the angle of friction.
तो अब अपन ने अगर म्यू को tan फाइ, देखो ये इक्वेशन अपने पास आ चुकी थी, अब tan फाइ को sin फाइ अपॉन cos फाइ लिख सकता हूं, क्योंकि फाइ आपको पता लग जाएगी, मैं tan इनवर्स ऑफ म्यू दे दूं तो फाइ एंगल मेरे को पता लग जाएगा डिग्रीज में कितना है। सो एनीवे आई कैन टेक tan फाइ एज sin फाइ अपॉन cos फाइ। अब यहां पर जहां जहां पर भी मेरे को इस इक्वेशन में म्यू दिख रही है, एक यहां दिख रही है, एक यहां दिख रही है, यहां पर मैं रख दूंगा sin फाइ बाई cos फाइ, और यही मैंने यहां पर किया, ये देखो। तो इस एक्सप्रेशन को वापस से लेके आया और इसमें सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट किया कि जहां जहां भी म्यू था आई प्लेस्ड sin फाइ अपॉन cos फाइ। ठीक है, अब इसको फर्दर आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो। अब ये वाला स्टेप कैसे आया ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये आप खुद ही पता कर लो। ठीक है, दिस इज इजी। रीअरेंजमेंट किया है, p डैश इक्वल टू w इंटू दिस अपॉन दिस आएगा। सो प्लीज मेक अ स्मॉल कैलकुलेशन ऑन योर ओन एंड फाइंड आउट कि इस एक्सप्रेशन के बाद ये कैसे आया। बट एनीवे, इन द न्यूमरेटर यू हैव sin अल्फा cos फाइ प्लस sin फाइ cos अल्फा। तो ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं है? तो ये एक्सप्रेशन हो गया sin अल्फा प्लस फाइ। डिनोमिनेटर में है cos अल्फा cos फाइ माइनस sin अल्फा sin फाइ। ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ अल्फा प्लस फाइ। और sin अल्फा प्लस फाइ अपॉन cos अल्फा प्लस फाइ विल बिकम tan अल्फा प्लस फाइ। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर के आपके पास में एक नया एक्सप्रेशन आ गया, बहुत ही सिंप्लीफाइड सा एक्सप्रेशन आ गया। इन दो इक्वेशन से कहानी स्टार्ट हुई थी, इनको मैनिपुलेट करते करते फाइनली आपके पास में p डैश इज इक्वल टू w इंटू tan अल्फा प्लस फाइ आ गया। बट नाउ अगेन p डैश इज इक्वल टू w tan अल्फा प्लस फाइ तक आ गए, लेकिन अब अपने को समस्या ये है, ये p डैश जो है ये एक अजनबी है अपने लिए। वी डोंट नो व्हाट दिस p डैश इज, बट नो प्रॉब्लम, हमने ये ऑलरेडी डेवलप कर लिया था इस रिलेशनशिप के साथ में। ये देखो, ये सब चीजें अपन ने समझ करके एक रिलेशनशिप डेवलप कर ली थी, p डैश इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन डी बाई टू, वेयर टॉर्क इज इक्वल टू p इंटू एल। तो अब यहां पर वापस से देखो ये क्या कर रहे हैं अपन, p इंटू एल आपका टॉर्क था, विच वॉज इक्वल टू, या फिर टॉर्क डिवाइडेड बाय डी बाई टू वॉज इक्वल टू योर p डैश। ये देखो, एक तो ये एक्सप्रेशन है p डैश इज इक्वल टू टी बाय डी बाई टू, और एक एक्सप्रेशन ये है t इज इक्वल टू पी एल। इन दोनों को यूज करते हुए मैं ये एक्सप्रेशन बना सकता हूं। सो नाउ ये जो p डैश अजनबी है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं पी एल अपॉन डी बाई टू से, या फिर सीधे सीधे टू पी एल अपॉन डी। दिस इज माई p डैश। ठीक है, टू पी एल अपॉन डी। अब इसको लेके आ जाओ यहां पर, सो दिस इज इक्वल टू टू पी एल अपॉन डी। अब देखो ये सारे ताम झाम मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को W मिल गया, W क्या है, द लोड आई एम लिफ्टिंग, P मिल गया, P क्या है, द एफर्ट आई एम अप्लाइंग, एंड व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड। तो इसको रीअरेंज कर दूंगा इस इक्वेशन को, तो मेरे को ये क्या मिलता है, 2L अपॉन डी इंटू 1 अपॉन tan अल्फा प्लस फाइ, ये मिल जाएगा। 1 upon tan alpha plus phi can be written as this is the expression for your mechanical advantage, 2L by D cot of alpha plus phi। This one, ठीक है।
अब इसके सर एक बाद बार वो वाला आप समझा दो सर, टी अपॉन डी बाई टू कहाँ से आया था? अभी बता देते हैं आपको। ये देखो, यहां पर देखो, पूरा पेज साफ कर दिया। मैं यहां पर पी फोर्स लगा रहा हूं एल डिस्टेंस पे। टॉर्क कितना है आप बताओ। बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था ना, आप पी बताओ डॉट एल टॉर्क। सर, पी पी, 12। हाँ पी इन ट्वेल्व सर। ठीक है। अब मैंने ये बात आपको समझाई थी कि अगर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि पूरा कनेक्टेड है उस पे कहीं पर भी मैं एक टॉर्क अप्लाई करता हूं तो मेरे को हर जगह पे वही टॉर्क मिलेगा। यस तो सर। मैंने कहा कि इस पॉइंट पर, ये देखो नीचे इस पॉइंट पर भी मेरे को टॉर्क टी ही मिल रहा है। यस सर। ठीक है। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस पॉइंट पे टॉर्क टी है और ये पॉइंट आपके सेंटर से d/2 की डिस्टेंस पे खड़ा है, तो यस यहां सर। पर ये p डैश कितना होगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि टॉर्क t मस्ट बी इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये जरूर इस पॉइंट पे p डैश इंटू d/2 के बराबर होगा। यस सर। तो p डैश कितना हो गया? t अपॉन d/2। ओके सर। ठीक है। यस सर। चलो तो अपन आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना डेरिवेशन कहां तक पहुंचा है? यहां तक पहुंच गया। अपन ने मैकेनिकल एडवांटेज को डिराइव कर लिया है। ठीक है। अगर हो सके तो आप लोग इसके आगे का जो ये बाकी इसके पीछे की जो पूरी कहानी है, ये इधर से लेकर के फिर इवन ये जो अगला टॉपिक चालू हो रहा है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, इवन दिस पार्ट इज कंप्लीटली इन योर कंट्रोल। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे समझाना पड़े। आप एक बार इसको पूरा गो थ्रू करें, गो थ्रू द होल थिंग एंड ट्राई टू अराइव एट दिस सिचुएशन। ठीक है। और अदरवाइज मैं आपको ये ऐसे छुड़वा नहीं रहा हूं, एक बार ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा करवा दूंगा। ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार खुद अपना चैलेंज की तरह इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पर एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, तो इन सब की मदद से मेरा तो ये मानना है कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। बट एनीवे, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज अपन को मिल गया है स्क्रू जैक का। अब वेलोसिटी रेशियो और पता कर लेते हैं, फिर अपन को एफिशिएंसी मिल जाएगी। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बट द रेस्ट ऑफ द स्टफ इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, नथिंग एल्स। जो कि अगर आप लोगों ने 11th-12th की पढ़ाई मैथ्स में अच्छी की है तो आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सो प्लीज टेक इट एज अ चैलेंज और एक पजल की तरह सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां तक पहुंचो आप। डिफरेंशियल स्क्रू जैक अभी पढ़ाया नहीं है, उससे पहले तक का पूरा एक्सप्रेशन अगर आप मेरे बताए बिना समझ गए, देन यू से दैट यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। मतलब आपकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस एट पार है। सो ट्राई इट आउट, और अगर नहीं करना चाहते तो मैं करा दूंगा वैसे ही अगली क्लास में। नाउ प्लीज स्टे विथ मी, आई विल टेक योर अटेंडेंस। 51 people are there, but that is including me. 8 minutes. Stop presenting.